साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। महाराष्ट्र के रण में ओवैसी ने अपना कैंपेन सॉन्ग इतिहास बनाएंगे, संविधान बचाएंगे लॉन्च करके अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। इतिहास बनाएंगे, संविधान बचाएंगे, जो लड़ रहा है हमारे लिए हम उसका ही साथ देंगे। इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए मॉब लिंचिंग, हिजाब और दंगों का मुद्दा उठाकर ओवैसी ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो महाराष्ट्र में एमवीए की सिरदर्दी बढ़ाने के लिए तैयार है। सवाल यही है, क्या महाराष्ट्र में ओवैसी उनको विलेन समझने वाली एमवीए का खेल बिगाड़ पाएंगे? क्योंकि ओवैसी कई बार एमवीए में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और ना ही मिलने के चांस है। ऐसे में ओवैसी के पास एकला चलो के अलावा कोई और चारा भी नहीं। हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहां से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें और हर समुदाय का एक सियासी आवाज होनी चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि यूपी का उपचुनाव, बिहार का उपचुनाव और यहां तक कि झारखंड में भी विपक्षी गठबंधन का खेल खराब करने के लिए ओवैसी तैयार खड़े हैं। उन्होंने यूपी और बिहार में विपक्षी गठबंधन का खेल खराब करने के लिए अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। इससे जो पूरा का पूरा चुनाव है वो और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। यूपी उपचुनाव से शुरू करें तो यहां ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य 2 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारकर मायावती और अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी ने मुरादाबाद की कुंदर की सीट से मोहम्मद वारिस को, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से अरशद राणा को मैदान में उतारा। बीते लोकसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर मुस्लिमों को एकमुश्त वोट एसपी कांग्रेस गठबंधन को गया था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी को। ऐसे में हैदराबादी भाईजान की एंट्री से यहां मुस्लिम वोटों में बंटवारा किसी का भी समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी। मीरापुर सीट पर करीब 35% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन इस सीट पर 4 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अखिलेश ने यहां पूर्व मंत्री कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को मैदान में उतारा। बीएसपी ने शाहनजर को, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट जाहिद हुसैन को उतारा है और ओवैसी ने अरशद राणा को। एनडीए की बात करें तो मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी के खाते में गई, लेकिन उसने अभी तक यहां किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। बात मुरादाबाद की कुंदुर की सीट की करें तो कुंदुर की सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 50% है। लिहाजा एसपी, बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी ने यहां भी मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे, यानी यहां भी 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने रामवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। उनका रिजवान के साथ तीसरी बार मुकाबला होगा। जाहिर सी बात है, यहां भी मुस्लिम वोट बटे तो खेला हो सकता है। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, जिंदगी का अगर सबूत देना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप जिंदा लाश बने रहेंगे। हालांकि यूपी में ओवैसी ने साल 2022 के विधानसभा चुनावों में 103 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनका स्कोर रहा 0 यानी 0 और उन्हें वोट मिला 0.47% यानी आधे फीसदी से भी कम। ओवैसी का ये रिकॉर्ड देखकर कहा जा सकता है कि उनके आने का कोई खास असर नहीं रहने वाला, मगर हाँ, बिहार के उपचुनाव में ओवैसी फैक्टर जरूर असर डाल सकता है।
बिहार की तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस खेल में नए नए सियासी खिलाड़ियों के शामिल होने के बाद में खेल और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। अभी तक तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ऑलरेडी मैदान में थे, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर की भी पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये दोनों पारंपरिक वोट बैंक जो पारंपरिक पार्टियों का रहा है उसमें सेंध लगा पाएंगे, और लगा पाएंगे तो कितना लगा पाएंगे, क्योंकि 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये जो उपचुनाव हैं इन्हें ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आरजेडी का खेल खराब करने के लिए एआईएमआईएम ने गया की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को टिकट दिया। एआईएमआईएम भोजपुर की तारापुर और कैमूर की रामगढ़ सीट पर भी जल्द ही उम्मीदवार उतार सकती है। बेलागंज सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बेलागंज मुस्लिम यादव बाहुल सीट है, आरजेडी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। यहां से आरजेडी नेता सुरेंद्र सिंह लगातार 6 बार से विधायक रहे हैं। इस उपचुनाव में कई उम्मीदवार एम-वाई समीकरण को साधने के मकसद से उतारे गए हैं। ओवैसी ने यहां जामिन अली को टिकट देकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की। बेलागंज में एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण बिगड़ सकता है। बेलागंज में यादव और मुस्लिम वोटर काफी संख्या में है। पिछले कुछ चुनावों में यहां आरजेडी को इसका फायदा होता रहा है, लेकिन इस बार जेडीयू ने यादव उम्मीदवार और एमआईएम ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। असल में ओवैसी के लिए बिहार उपचुनाव का ये मुकाबला तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी से बदला लेने वाला भी है, क्योंकि साल 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सीमांचल की 5 सीटों पर उसे जीत भी मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी को 1.24% वोट मिले थे। इस जीत से ओवैसी गदगद थे, लेकिन 2022 में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। उस चुनाव के बाद से अभी तक सभी चुनावों में ओवैसी के हाथ मायूसी ही लगी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक विधानसभा चुनावों में ओवैसी 0 पर ही अटके रहे। जाहिर है 2025 के बिहार चुनाव से पहले ये उपचुनाव उनके लिए अपनी ताकत परखने का अच्छा मौका है, जिसके लिए ओवैसी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करो नौजवानों, कभी भी। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमेशा अल्लाह हमारे साथ रहेगा, और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ। तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। आने वाली नस्लें तुमको कहेगी ये झुक गए, ये कमजोरी की मिसालें पेश किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त क़याम का है। जैसा कि किसी शायर ने कहा कि नादान सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया, ये सीना तान कर खड़े होने का वक्त है। ओवैसी की राजनीति सिर्फ मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती है, लिहाजा चुनाव कोई भी हो वो मुस्लिम बहुल सीटों पर जोर आजमाइश करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में ओवैसी की एआईएमआईएम ने झारखंड विधानसभा में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 7 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इन सीटों में पाकुड़, महगामा, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, बड़कागांव, चतरा और गढ़वा शामिल है। माना जा रहा है कि इसके अलावा दूसरे चरण की सीटों पर भी पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। एआईएमआईएम ने जिन सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं उन पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 22 से 38% तक है। पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी उनको भिजाया है। वो वहां पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और फिर अख्तर उल ईमान साहब बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके जिम्मेदार रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं, और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। हालांकि झारखंड में साल 2019 में हुए चुनावों में ओवैसी की पार्टी सिर्फ वोट कटवा साबित हुई थी।
पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 11 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले। झारखंड में ओवैसी को सिर्फ 1.16% मत हासिल हुए थे। ओवैसी के लिए झारखंड का बीता चुनाव फ्लॉप शो से ज्यादा कुछ नहीं था। ओवैसी की पार्टी प्रतिद्वंदिता में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे प्रत्याशियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में भी नाकाम रही थी। ऐसे इस बार ओवैसी महागठबंधन को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे या किंग मेकर जैसी किसी भूमिका में रहेंगे, इसकी संभावना बहुत बहुत कम है। हालांकि वो मुस्लिम मतों को पूरी तरह से अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, जिंदगी का अगर सबूत देना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप जिंदा लाश बने रहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां मजबूरी में ओवैसी अब एकला चलो के रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। हालांकि जिस तरह से एमवीए ने ओवैसी से दूरी बनाई हुई है, उसे देखकर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या ओवैसी को दरकिनार करके एमवीए अपने लिए खाई खोद रहा है। हालांकि चुनावी आंकड़े बताते हैं कि गैर बीजेपी दलों की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने में ओवैसी की पार्टी इतनी प्रभावशाली साबित नहीं हुई है जितना कि समझा जाता है। साल 2014 में ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 जीते और कुल वोटों का केवल 0.93% हासिल किया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सीटें बढ़ाकर दोगुनी कर दी। एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 जीते और कुल वोटों का 1.34% वोट हासिल किया। बीते लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट भी ओवैसी की पार्टी ने गंवा दी। हालांकि एआईएमआईएम खुद को मुस्लिम समुदाय में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुकाबले मुसलमानों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी बताती रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी उसे वैसी कामयाबी नहीं मिली। इतना ही नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने आ गई है। 2019 में जिन धुले और मालेगांव की 2 सीटों पर ओवैसी ने जीत दर्ज की थी, इस बार समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश 5 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। मैं बाला साहब थोराट की या मैं उद्धव जी की, शरद पवार साहब की बहुत सम्मान करता हूं। मैं यहाँ पे उनकी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हूं, मैं कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया हूं। बस मेरा कहना है कि जो भी करना है जल्दी कर दीजिए। पिछले 2 टर्म का मुझे जो मुझे हुआ है, एहसास हुआ है, मैंने देखा है जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे को युति से अलग किया, वो अब के नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी तैयारी पूरी है कि धोखा मुझे नहीं खाना है। अभी वो बुलाएंगे, मुझे बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, क्या तय होता है हम देखते हैं। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर जो समीकरण फिलहाल बन रहे हैं, उसमें हैदराबादी भाईजान ओवैसी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी फिलहाल एमवीए की मुश्किल बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।